सर, जहाँ दुर्घटना हुआ एयरपोर्ट के बगल में हॉस्पिटल क्यों था? ऐसा अलाउड है? या अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो अ, इतना ये अच्छा सीरियस है होना ही नहीं सवाल, था। लेकिन हम ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हम पूछते नहीं है ना। हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि डुअल इंजन फेलियर क्यों हो गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करेंगे। लेकिन एक बहुत छोटा सा और बड़ा सीधा सवाल है, वो हम नहीं पूछेंगे कि एयरपोर्ट के बगल में हॉस्पिटल है ही क्यों। दुनिया के किसी भी देश में, भारत में भी, ये अलाउड ही नहीं होता कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है वहाँ से एक हॉस्पिटल शुरू हो जाता हो। हॉस्पिटल को जो रिस्क्स हैं एयरपोर्ट के बगल में होने के, तो बहुत जाहिर एकदम ऑब्वियस बात है ना। एयरपोर्ट छोड़ो, कहीं नॉर्मली भी हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर साइन लगा होता है कि हॉस्पिटल डू नॉट हॉन्क, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाइए, यहाँ पेशेंट्स हैं कृपया शोर नहीं करिए। धीरे चलिए। हाँ, और धीरे चलिए। जो एक एयरक्राफ्ट होता है ना, जो टेक ऑफ कर रहा होता है, लैंड कर रहा होता है, वो 120 से 150 डेसिबल तक का शोर पैदा करता है। और एक हॉस्पिटल के लिए 50-60 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ अनएक्सेप्टेबल होती है, इनटॉलरेबल होती है। बहुत तरह के खतरे होते हैं वहाँ पर। प्रेसिशन सर्जरीज हो रही होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। वहाँ पर क्रिटिकल कम्युनिकेशन हो रहा है सर्जरीज के दौरान, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पीडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं, उसमें छोटे बच्चे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जेरियाट्रिक वार्ड्स होते हैं जिसमें बूढ़े लोग होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं जिनको इतनी ज़ोर की आवाज़ आनी ही नहीं चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो साधारण पेशेंट भी है, उसकी जो रात की नींद है वो ख़राब हो जाएगी। जो जो अच्छे डेवलप्ड शहर हैं, वहाँ तो शहरों के ऊपर से फ्लाइट्स पर नाइट टाइम कर्फ्यू लगा दिया जाता है। फ्रैंकफर्ट वगैरह में जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पर फ्लाइट्स के लिए नाइट टाइम कर्फ्यू होता है कि लोगों की नींद इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। और सोचो, हॉस्पिटल एकदम एयरपोर्ट के बगल में बना दिया गया है, तो वहाँ पर कितना भयानक शोर होता होगा, वो भी कितनी जल्दी जल्दी, बार बार, कितनी फ्रीक्वेंसी से। और नॉइस पोल्यूशन ही अकेली समस्या नहीं है हॉस्पिटल के लिए, अगर वो एयरपोर्ट के बगल में बना हुआ है। एयर पोल्यूशन भी, जो एयरक्राफ्ट होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करता है। तो PM2.5, PM10, ये सब, और NO2, ये सब बहुत इस वक्त वो एमिट करता है। और ये सारे वो पार्टिकल्स हैं जो कि किसी हॉस्पिटल में पहुंचने नहीं चाहिए। जो तुम्हारी CT स्कैन और MRI की मशीन्स होती हैं ना, ये सुपर सेंसिटिव होती हैं। अगर इनमें हवाई जहाज़ का वाइब्रेशन पहुंच रहा है तो ये मशीनें रॉन्ग आउटपुट दे सकती हैं। इतना ही नहीं, इन मशीनों को बार बार रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के पास तो एयरपोर्ट का होना बहुत ही घातक बात है। सबसे ज़्यादा जो क्रैशेस होते हैं, 80% जो एयरप्लेन के क्रैशेस होते हैं, वो होते हैं टेक ऑफ करते वक्त या लैंड करते वक्त। टेक ऑफ करने के बाद का जो 3 मिनट का पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। लैंडिंग से पहले जो 8 मिनट का पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। उस पीरियड में हवाई जहाज़ को रेजिडेंशियल इलाकों से जितना दूर रखा जा सके उतना दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारी प्लानिंग ऐसी है, और हमारे तरीके ऐसे हैं कि हमने जहाँ एयरपोर्ट है वहीं पे सटे हुए हॉस्पिटल भी बना दिए हैं, हमने रेजिडेंशियल इलाके भी बना दिए हैं,
इतना ही नहीं है, जो रनवे है खासकर अहमदाबाद में, उसकी बिल्कुल सीध में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब एयरपोर्ट जो पर प्लेन जब लैंड करेगा तो भी वो रनवे की सीध में ही लैंड करता है, और जब टेक ऑफ करेगा तो भी रनवे की सीध में ही उड़ता है, और उसी सीध में उसके ठीक नीचे वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी गई हैं। और ये कितना बड़ा खतरा है। सबसे पहला सवाल तो उठाया जाना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ से आ गया, जबकि हॉस्पिटल तो एक सुपर सेंसिटिव जगह होती है। दुनिया में कहीं पर भी ये सब अलाउड नहीं होता है। PM2.5 का जो कंसंट्रेशन होता है वो एयरपोर्ट्स के पास बहुत हाई होता है, हॉस्पिटल में तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन ये बातें हम करते नहीं हैं। ऐसा विचार आता है कि अगर हॉस्पिटल नहीं होता और सब कुछ जैसे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल बुक बनाया जाता, तो क्या इस एक्सीडेंट का पूरा सिवियरिटी है, हम्म क्या वो कम होता हाइपोथेटिकली? सिवियरिटी कम हो सकती थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट में कोई भी मृत्यु फेटेलिटी नहीं होती, पर हाँ कई और जानें बचाई जा सकती थी। देखो, जब उसका इंजन फेलियर होता है ना, तो उसके बाद वो एक ग्लाइडर बन जाता है। ठीक है, उसे कोई मिसाइल नहीं लग गई है, उसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं हो गया है, बस उसके पास अब पावर नहीं है, तो हवा में ग्लाइड कर रहा है। वो अभी भी सेफली लैंड कर सकता है। और इसीलिए दुनिया भर में नियम है कि एयरपोर्ट्स से दूर रखो आबादी को और खाली जगहें रखो एयरपोर्ट के पास। जैसे कि सिंगापुर में नियम है कि एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर तक खाली स्थान रखा जाएगा। दुनिया में ज़्यादातर जो डेवलप्ड देश हैं वो अपने एयरपोर्ट्स के आसपास या तो फ्री जोन्स बनाते हैं या फिर ग्रीन जोन्स बनाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बसने देते। अगर जो प्लेन है वो ग्लाइड भी कर रहा है और उसको खाली जगह मिल जाए तो वो वहाँ पर रिलेटिवली सेफली लैंड कर जाए। पर अब प्लेन ग्लाइड कर रहा है और एयरपोर्ट के ठीक सामने बिल्डिंग बनी हुई है, तो कहाँ लैंड करेगा, कहाँ लैंड करेगा? हम सब जानते हैं वो जो मिरेकल ऑन द हडसन था, सली मूवी भी आई थी 2016 में, तो उसमें डुअल इंजन फेलियर हो गया और इसी वजह से हुआ था, बर्ड हिट की वजह से। तो उन्होंने जा करके प्लेन को हडसन रिवर पर उतार दिया, है ना, क्योंकि वो खाली जगह सबसे पहले अवेलेबल थी, वहाँ पे उतारा जा सकता था। आप अगर खाली जगह छोड़ोगे ही नहीं एयरपोर्ट के पास तो कोई कैसे उतारेगा? और प्लेन तो रिवर छोड़ो, रोड पर भी उतर सकता है। जो जैसे तुम्हारा जो यमुना एक्सप्रेसवे है ना, उसको फाइटर प्लेन्स को लैंड कराने के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। और बहुत बार हमने देखा है कि वहाँ पर जो है तैयारी हो रही होती है, उसको बोल दो एक तरह की प्रैक्टिस हो रही होती है कि अगर जो नॉर्मल एयरफील्ड्स हैं उन पर बॉम्बिंग हो गई और वो जो रनवेज हैं वो ख़राब हो गए, तो आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो सीधे सीधे एक्सप्रेसवे पर लैंड कर जाएंगे। जो रनवे है वो एक तरीके की सड़क ही तो होती है, स्पेशलाइज्ड सड़क है पर सड़क ही है। या अगर कोई खाली जगह भी अवेलेबल हो, घास का मैदान अवेलेबल हो, या बस ऐसे ही मिट्टी का मैदान हो, या खेत भी हो, कुछ भी ऐसा हो जो चपटा सपाट जगह हो, वहाँ पर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की जा सकती है। उसमें भी कुछ जाने जाएंगी या चोट आएंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे लोग ही मारे गए। पर आप एयरपोर्ट के आसपास घनी बस्ती बसा दोगे, और ठीक उस जगह आप घनी बस्ती बसा रहे हो जहाँ पर क्रैश होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ये तो फिर आप मौत के साथ ही खेल रहे हो। प्लेन को ये मत मानो कि सिर्फ इसलिए वो क्रैश हुआ है कि उसका इंजन फेलियर हो गया था। उसमें ये भी जोड़ो कि वो इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि उसको लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो ज़रा सा उठा है और उसके बाद वहाँ पर ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, वो कहाँ पे लैंड करे? रनवे की बिल्कुल सीध में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, प्लेन कहाँ पर लैंड करेगा? और ये कोई अननोन रिस्क फैक्टर नहीं है, ये एक वेरी वेल नोन एंड रिसर्च रिस्क फैक्टर है कि जब प्लेन टेक ऑफ करेगा
तब बहुत तरह की उसमें समस्याएं आ सकती हैं। वो प्लेन के लिए सबसे नाजुक क्षण होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है। उसके बाद भी हम वहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन अगर अलाउ कर रहे हैं तो वो भी हम हॉस्पिटल जैसी सेंसिटिव चीज़ बना रहे हैं एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा करके, फिर तो राम ही मालिक है। इतना ही नहीं है, प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसमें फ्यूल भी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें फ्यूल भी सबसे ज़्यादा होता है। वो एक तरह का फ्लाइंग बॉम्ब है जिसमें 200-400 लोग बैठे हुए हैं और जिसमें 1 लाख लीटर 1.5 लाख लीटर फ्यूल भरा हुआ है। वो एक बॉम्ब है, आप बैठे हुए इतने सारे फ्यूल के ऊपर, अभी अभी टेक ऑफ कर रहा है। जो आज तक एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है वो मालूम है कहाँ हुई है? वो एयरपोर्ट पर ही हुई है। केएलएम का एक जहाज़ था, 1977 की दुर्घटना है। केएलएम का एक जहाज़ था जिसने अभी अभी पूरा फ्यूल भरा था, और पैनाम का एक जहाज़ था, वो दोनों एक ही रनवे पर थे। कोहरा बहुत था, दिखाई नहीं दिया। पैनाम का जहाज़ बिना एटीसी के अप्रूवल के टेक ऑफ करने लग गया और वो जा करके भिड़ गया पैनाम के जहाज़ से। उसने देख लिया था अंत में कि वो है। उसने उठने की भी कोशिश की, लिफ्ट की, पर उसमें फ्यूल का वज़न इतना ज़्यादा है, क्योंकि उसने अभी अभी एयरपोर्ट पे फ्यूल भरवाया है। उसमें फ्यूल का वज़न इतना ज़्यादा है कि वो उठ ही नहीं पाया। और फ्यूल चूँकि इतना ज़्यादा है तो वही फ्यूल जब वो टकराया तो बम बन गया और उसमें करीब 500-600 लोगों की जान चली गई। ये आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है। टेक ऑफ के समय एक तो फ्यूल सबसे ज़्यादा है, वही फ्यूल बॉम्ब बनता है। हम्म और वही समय है जब इंजन को सबसे ज़्यादा लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी उसमें फॉल्ट आ सकती है। वही समय है जब बर्ड हिट हो सकती है। इतने सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं टेक ऑफ के समय, और हम वहाँ पर हॉस्पिटल बना दें तो फिर अब तो मतलब सोचो ना, इतनी जो जाने गई दुनिया की आज की सबसे बड़ी जो एविएशन ट्रेजेडी है वो आसमान में नहीं हुई है, वो एयरपोर्ट पर हुई है। और एयरपोर्ट पर हुई है क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है कि टेक ऑफ सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। सर, जब मैं कॉलेज में था वहाँ पे सिटी का एयरपोर्ट लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। फिर भी बहुत डिस्टरबेंस होता था एयरपोर्ट की वजह से, फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स की वजह से आवाज़ आता था, और मतलब एक क्लासेस के समय भी एक डिस्टरबेंस था। व्हेन इट इज़ 10-12 किलोमीटर दूर। 12 किलोमीटर तो बहुत गनीमत होती है। जब एक जंबो जेट जैसे वो ड्रीम लाइनर था, वो जब टेक ऑफ करता है तो उसकी जो आवाज़ होती है जब वो अभी अभी उठ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, उसका कंपैरिजन करा जाता है कि एक रॉक कॉन्सर्ट के एक स्पीकर के आप सामने खड़े हुए हो उतनी ज़ोर की आवाज़ आती है उसमें। या कि जैसे एक जैक हैमर होता है इंडस्ट्रियल, उसकी आवाज़ हो, उतनी तेज़ उसकी आवाज़ होती है। और उतनी तेज़ आवाज़ उसकी एक हॉस्पिटल के पेशेंट्स को सुनाई जा रही है, तो उस हॉस्पिटल का क्या हाल होता होगा राम जाने। और ये चीज़ दुनिया के और देशों में नहीं पाई जाती है। ये बहुत वहाँ पर क्लियर होता है कि एक एयरपोर्ट जो है वो बहुत एक सेंसिटिव एरिया होता है और एक वल्नरेबल प्लेस होता है कई तरीके से। टेररिस्ट अटैक भी एयरपोर्ट पर ही ज़्यादा होते हैं, पॉल्यूशन भी एयरपोर्ट पर ज़्यादा होता है, क्रैश का रिस्क भी एयरपोर्ट पर ज़्यादा होता है, बहुत तरीके का ट्रैफिक और एक्टिविटी भी एयरपोर्ट पर ज़्यादा होती है। तो चाहे वो रेजिडेंशियल प्लेसेस हों या स्कूल हों या कॉलेज हों या हॉस्पिटल हों, उनको एयरपोर्ट से दूर रखो। इतना ख्याल दुनिया के सभी देश कर लेते हैं। ये ये अद्भुत बात भारत में ही पाई जा सकती है कि ये रहा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में बिल्डिंग है, और जो वहाँ बिल्डिंगों में बच्चे रहते हैं उनका पास टाइम ये है कि वो छत पर चढ़ जाते हैं और उनको ये लगता है कि बिल्कुल सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है और प्लेन में क्या लिखा हुआ है वो ये भी पढ़ लेते हैं। और ये उनके लिए रोज़ की बात हो गई है कि 120 150 डेसिबल की जो आवाज़ है वो दिन भर और रात भर उनके कानों में पड़ रही है, चाहे उन्हें पढ़ना हो, चाहे उन्हें सोना हो, चाहे उन्हें मौन थोड़ा, शांति चाहिए हो। ये सब भारत में ही होता है।
हम स्वीकार कर लेते हैं। कौन सवाल उठा रहा है? कोई नहीं। सर हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? यार देखो, गरीबी और आबादी, ये ना आदमी का आत्मसम्मान खा जाती हैं। हम्म। वरना जो लोग बिल्कुल एयरपोर्ट से सट कर रह रहे हैं, दिखाई बल्कि सुनाई तो उन्हें भी प्रतिपल दे रहा है कि वो कहाँ घुस गए हैं। हर 2 मिनट में भयानक तरीके से चीखती हुई फ्लाइट उनके ठीक सर के ऊपर से निकल जाती है, और 100 तरीके का पॉल्यूशन है। अ, लेकिन क्या करें, सरकारी महकमों में करप्शन इतना ज़्यादा है कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को एनओसी मिल जाता है। वरना तो एआई और डीजीसीए, इन सब के नॉर्म्स हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती है। आप के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाना लगभग असंभव होना चाहिए, और अस्पताल तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी भी इस तरह के कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं। ऊंची इमारतें तक बन जाती हैं एयरपोर्ट के पास। मेरे ख्याल से कलकत्ता में अभी 500 ऐसी इमारतें पाई गई जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हैं, और जिनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है और मेजर सेफ्टी रिस्क है। तो ये सब ले दे करके होता तो इसीलिए है क्योंकि जब बात सर्वाइवल की आ जाती है ना, आप इतने सारे लोग हो गए हो और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स में लैंड भी आता है। आप 150 करोड़ लोग हो गए हो, लैंड थोड़ा सा ही है, तो आप क्या करोगे? आप फिर आपको मरता क्या ना करता, आपको जो मिलता है, जितना मिलता है, जहां मिलता है, आप उसको बर्दाश्त कर लेते हो। करप्शन भी बहुत सारा संसाधनों की कमी की वजह से ही होता है ना। हर आदमी इसी भाव में जी रहा है कि अभी उसके पास कम है, कम है, संसाधन कम है, और लोग बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, घर में भी बहुत ज़्यादा सदस्य हैं। तो फिर आदमी कहीं भी बसना बर्दाश्त कर लेता है, करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। आदमी कहीं भी इलाज कराना बर्दाश्त कर लेता है। आदमी घूस खा करके किसी भी तरह का करप्शन करना बर्दाश्त कर लेता है। आत्मसम्मान को तो आबादी खा जाती है, गरीबी खा जाती है। जब तक हम अपने पुराने ढर्रों पर ही चलते रहेंगे, हम समझेंगे नहीं कि सही जीना, गरिमा, डिग्निटी के साथ जीना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और कंसीडरेशन से। तब तक हम अपनी सुरक्षा, अपना आत्मसम्मान सब बेचना गवारा करते रहेंगे। हम्म। सर हमें लगता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक आइसोलेटेड चीज़ है, लेकिन जैसे अभी समझ में आ रहा है कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब कुछ ही जुड़ा हुआ है दूसरी चीज़ से। और इसीलिए जब आप किसी घटना का बड़ा आइसोलेटेड एनालिसिस करते हो, तो उससे आपको कोई समाधान नहीं मिलने वाला ना। रूट कॉज तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं। ये ऐसी सी बात है कि जैसे फल सड़ा हुआ है, तो आपका सारा एनालिसिस बस उस डाल तक सिमट कर रह गया जिस पर फल लगा था। हम्म। फल अगर सड़ा हुआ है तो उसमें डाल का बहुत एनालिसिस करके आपको क्या मिल जाएगा? आपको जड़ तक जाना पड़ेगा ना, तब कोई बात पता चलेगी। आपको मिट्टी तक जाना पड़ेगा, तब कोई बात पता चलेगी। हम जब भी पाते हैं कि हमारा कोई फल सड़ा निकला, तो हम
बहुत एनालिसिस करते हैं तो डाल का कर लेते हैं, कई बार तो डाल का भी नहीं करते, वो तो उसी फल का कर लेते हैं कि इस फल में ही कोई खोट होगी, जड़ों में खोट आ गई है, मिट्टी में खोट आ गई है, जड़ों को ताकत देनी पड़ेगी, मिट्टी को सफाई और पोषण देना पड़ेगा, तब जा कर के इस देश में ताज़े साफ सुंदर फल लगने शुरू हो पाएंगे। नहीं तो हम बस यही सोचते रहेंगे कि वो समस्या थी उसका वो कारण था, और वो दूसरी समस्या थी उसका दूसरा कारण था, और तीसरी समस्या थी उसका तीसरा कारण था। नहीं, हमारे देश के सामने जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, जितनी समस्याएं होती हैं, उन सब के कुछ कॉमन साझे कारण हैं, पर उन साझे कारणों की ओर हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन कारणों का रिश्ता हमारे दिल से है, हमारी मान्यताओं से है, हमारे ढर्रों से है। हमने बहुत व्यर्थ की चीज़ों को बहुत इज्जत दे दी है, और हम उन चीज़ों को चुनौती नहीं देना चाहते। वही चीज़ें जो व्यर्थ की हैं वो हमारी सब समस्याओं का कारण है। चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट की दुर्घटना हो, चाहे वो समाज में कोई और गड़बड़ बढ़ रही हो वो बात हो, चाहे वो चुनावी धांधली हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की खोट हो, हम्म चाहे ये बात हो कि ओलंपिक्स में आपके मेडल क्यों नहीं आते, चाहे ये बात हो कि आप साइंस में इनोवेशन क्यों नहीं कर पाते, चाहे ये बात हो कि आपकी आर्ट्स क्यों इतना पिछड़ती जा रही हैं, आपके पेटेंट्स कहाँ हैं, आपके ट्रेडमार्क्स कहाँ हैं, एआई में आपकी कोई जगह क्यों नहीं है। देश के सामने जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, इनके सबके कुछ मूल कारण हैं, और उन मूल कारणों की ओर देखने से हमारा देश बहुत बच रहा है, क्योंकि वो जो मूल समस्याएं हैं हमारे लिए वो बहुत आदरणीय चीज़ें बनी हुई हैं, और जब तक हम वास्तविक समस्या से आंखें चार नहीं करेंगे, चुनौती नहीं देंगे, तो वो समस्या दूर कैसे होगी। हम्म? हम समाधान खोजने लग जाते हैं बिना समस्या को समझे, तो ऐसे में फिर क्या होने वाला है। हाँ, आप कोई सतही इलाज कर लोगे, उस सतही इलाज से थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा, और आपको ये भ्रम हो जाएगा कि आपने सचमुच इलाज कर लिया, पर आपने इलाज कर नहीं लिया है। आपने एक तरफ से समस्या को रोका, वो दूसरी तरफ खड़ी हो जाएगी, जब तक आप उस समस्या के मूल कारण को पहचान कर उसका इलाज नहीं करते। बड़ी से बड़ी समस्या ये है कि हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते। हमारे लिए समझदारी से बड़ी चीज़ है हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मान्यता। अगर हमें दिखाई देता है कि कोई चीज़ अगर हमने समझी तो उससे हमारी कोई मान्यता, कोई विश्वास टूटेगा, तो हम पहले ही समझने से इनकार कर देते हैं। हमको दिखाई देता है कि हमने थोड़ा भी बात की गहराई में अगर प्रवेश करा तो बात हमको किसी असुविधाजनक बिंदु तक ले जाएगी, तो हम उस बात को शुरू ही नहीं होने देते। ये हमने कर रखा है, और इसी कारण हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और हम किसी भी समस्या का अंतिम इलाज निकाल नहीं पा रहे हैं। इस देश को हिम्मत चाहिए, सच्चाई चाहिए, इस देश को समझदारी में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमने भावना में जीने की आदत डाल ली है, हमारे लिए भावनाएं बहुत बड़ी चीज हो गई हैं। तथ्य कुछ हो, यथार्थ कुछ हो, हम कहते हैं साहब हम तो भावुक लोग हैं। भावना भी क्या है हम ये भी नहीं समझते। देख नहीं रहे हो अभी जितना मीडिया और सोशल मीडिया में इस हादसे की कवरेज हो रही है, एयरप्लेन क्रैश की, उसमें भावना ही भावना बह रही है। वो बेचारे जो मृतक हैं उनके संबंधियों का पीछा किया जा रहा है, और उनकी फुटेज डाली जा रही है कि देखिए ये मृतक की माँ है और ये कैसे रो रही हैं, ये मृतक के बच्चे हैं, ये पत्नी है, देखिए इनके क्या बुरा हाल है, ये सब चल रहा है। लेकिन वास्तव में दुर्घटना क्यों हुई, उसके मूल कारण क्या है, ये कौन समझना चाह रहा है। बल्कि लोग और झूठे कारण लेकर के खड़े हो रहे हैं।
एक जगह तो कोई बोल रहा था कि शायद जो लोग प्लेन उड़ा रहे थे वो सुसाइडल थे। कैसी ये अपमानजनक बात है। कोई तमाम तरह की साजिशों की अटकल लगा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। इंसान वो है जो जिज्ञासा करे और समझना चाहे। हम्म। जो जिज्ञासा नहीं कर सकता, जो समझ नहीं सकता, उसमें और जानवर में क्या अंतर है। जो अपनी भावनाओं का, अपने मतों का, अपने पूर्वाग्रहों का गुलाम है, वो अपने आप को मनुष्य कैसे बोल सकता है। जिसे सवालों से डर लगता हो, वो आदमी कैसा है। हमारे देश को एक बहुत बहुत मौलिक, बड़ी गहरी आध्यात्मिक क्रांति चाहिए। और आध्यात्मिक से मेरा आशय है सच्चाई के लिए प्रेम। हमें अपने बच्चों को परवरिश में, स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाना होगा कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता। तुम्हारा कोई भी सरोकार, स्वार्थ सच से बड़ा नहीं होता।